प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ पाठ 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के भाग 6 करने जा रहे हैं। ये पाठ 2 का अंतिम भाग है। इसके पहले के सभी भाग हमारे प्लेलिस्ट में दे रखा है। आप इसके पहले के सभी भागों को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके पहले के भागों में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला वर्गीकरण था कार्य की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हम लोग 3 तरह का वर्गीकरण देखे थे: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। दूसरा वर्गीकरण हम लोग पढ़े थे रोजगार की दशाओं के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों ने संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का वर्गीकरण का तीसरा वर्गीकरण देखेंगे, और ये अंतिम वर्गीकरण है, जो है उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, जो कि इसको 2 भागों में बांटा गया है: सार्वजनिक क्षेत्रक यानी पब्लिक सेक्टर और दूसरा निजी क्षेत्रक यानी कि प्राइवेट सेक्टर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 2 क्षेत्रकों की विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले हम लोग सार्वजनिक क्षेत्रक पब्लिक सेक्टर के बारे में जानते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक में वे उद्योग आते हैं जो सरकारी तंत्र के अधीन होते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय रेल, लोहा इस्पात उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, और आपका आ जाएगा भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग BSNL के नाम से जानते हैं। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्योग हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकतर परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक क्षेत्रक में ऐसी वस्तु या सेवाओं का निर्माण होता है जो लोगों के लिए कल्याणकारी है। इनका उद्देश्य निजी हित या लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक लाभ इनका उद्देश्य होता है। और इस क्षेत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत का निर्धारण भी सरकार द्वारा ही किया जाता है। निजी व्यक्तियों का इसमें कोई हाथ नहीं होता है कीमत निर्धारण में। अब आइए हम लोग उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण का दूसरा वर्गीकरण देखते हैं: निजी क्षेत्रक यानी कि प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्रक में वे उद्योग आते हैं जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। निजी क्षेत्रक में वे उद्योग आते हैं जो आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो अभी हम लोग जियो देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका बहुत सारी कंपनियां हैं: सैमसंग, LG, Xiaomi, वीवो, सोनी, ओप्पो, लेनोवो। ये बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो निजी क्षेत्र के कंपनियां हैं। फिर आपका टेलीविज़न कंपनियां, रेफ्रिजरेटर, उसके बाद एयर कंडीशनर यानी AC, ये बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो क्या करती हैं कि आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करती है। ये गतिविधियां निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्रक कल्याणकारी कार्य करने के लिए बाध्य है। सरकार ये नहीं कहती है निजी क्षेत्रक को कि आप कल्याणकारी कार्य मत कीजिए। वो भी कल्याणकारी कार्य करता है। यदि वह कल्याणकारी कार्य करता भी है तो उसके बदले वो क्या करता है, उसकी अधिक कीमत लेता है।
जैसे निजी विद्यालय सरकारी विद्यालयों से अधिक फीस वसूलते हैं। आप ये भली भांति जानते भी हैं कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनका फीस बहुत ही ज़्यादा होता है उन स्कूलों में पढ़ने के लिए, और जो बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं उनसे सरकारी विद्यालयों में बहुत ही कम फीस लिया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर निजी क्षेत्र कोई कल्याणकारी कार्य करता भी है तो उसके बदले वो क्या करता है, उसकी अधिक कीमत लेता है। जैसे निजी विद्यालय हो गया यानी प्राइवेट स्कूल, निजी हॉस्पिटल यानी प्राइवेट हॉस्पिटल, तो ये सब तो कल्याणकारी कार्य है, लेकिन इनमें क्या होता है, फीस बहुत ही अधिक होता है। अधिक कीमत होने के कारण ये सब चीज़ें गरीब लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती है। देखिए, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है कि नहीं? जैसे आपका सड़क, पुल और पीने योग्य पानी, फिर बिजली, सिंचाई और यात्रा करने के लिए रेल। चूँकि अगर हम लोग बसों से लंबी दूरी तय करते हैं तो उसमें क्या होता है, अधिक किराया ले लेता है, जिसके अपेक्षा ट्रेनों में क्या होती है कि बहुत कम किराया लगती है। इन सेवाओं को निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं और इन चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो कि निजी क्षेत्रों की क्षमता से बाहर होती है। तो इन चीज़ों का प्रयोग करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर भी यदि निजी क्षेत्र इन चीज़ों को उपलब्ध कराते भी हैं तो वे उसकी अधिक कीमत वसूलते हैं। इसलिए सरकार स्वयं सभी खर्च वहन करती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित भी करती है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की ज़रूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों या व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है। जैसे अगर उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से औद्योगिक उत्पादन लागत में क्या होगी, वृद्धि हो सकती है। तो उससे क्या होगा कि अनेक इकाइयां और विशेषकर लघु इकाइयां बंद हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बिजली की दर ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ सरकार क्या करती है कि उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं, और सरकार लागत का कुछ भाग क्या करती है, स्वयं ही उठाती है, ताकि इन लोगों को, इन उद्योगों को सस्ते दर पर बिजली मिल सके। और इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं एवं चावल खरीदती है। फिर सरकार क्या करती है, इसका अपने गोदामों में भंडारण करती है और राशन दुकानों के माध्यम से, जिसको हम लोग जन वितरण प्रणाली भी कहते हैं, उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। आपने कक्षा 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है और इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है। जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। हमने पहले अध्याय में भी कुछ गतिविधियों पर विचार किया है। ठीक प्रकार से विद्यालय चलाना
और गुणात्मक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत में लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं एवं उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में भी पढ़ा है। उड़ीसा अथवा मध्य प्रदेश का शिशु मृत्यु दर विश्व के निर्धनतम भागों जैसे अफ्रीकी देशों से भी अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की ओर देश के पूर्णतया उपेक्षित भागों की देखभाल करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू।